हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 6 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज व वृद्धि या ह्रास की समान दर। अब तक के क्लासेस में देखिए हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को पूर्ण रूप से हल कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने मूल रूप से क्या देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्लस उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को भी हल किए थे। चलिए आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज संख्या 6.2 को हल करते हैं। देखिए एक्सरसाइज संख्या 6.2, तो एक्सरसाइज संख्या 6.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए इसी पाठ के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे, वृद्धि या ह्रास की समान दर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए वृद्धि या ह्रास की समान दर को समझने के लिए एक बार चलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का ही एक उदाहरण लेते हैं। उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि वृद्धि और ह्रास कहते किसको है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, जिसमें मान लेते हैं क्या कि मूलधन जो है मेरा, वो मूलधन यानी आप जानते हैं P कितना रुपया है, मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है, यानी R कितना है आपका 10% वार्षिक। गौर से देखें एक बात को, यहीं पे ये 10% वार्षिक जो ब्याज दर हम लोग लेते थे, हमेशा यह दर 10% ही ना रहता था कि इसका मान बदल जाता था, नहीं ना बदलता था। बच्चों गौर करें बात पे, यह दर जो था पूरे सवाल के दौरान यह दर 10% था, तो 10% ही रहता था। इसीलिए इसको दर नहीं, इसको क्या कहिएगा आप, समान दर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी समान दर किसको कहते हैं, ऐसा दर जिसका मान न बदले, यानी यही मेरा वास्तविकता में क्या होता है, समान दर। समान दर का अर्थ होता है ऐसा दर जिसका मान न बदले। तो समान दर मेरा कितना है, 10% वार्षिक। तो एक बात बताइए, प्रथम वर्ष का हम लोग निकालते थे ना, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, गौर से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता था, कैसे निकालेंगे, तो 100 का ही 10%, 100 का 10% कैसे निकालेंगे, 10% मतलब 10/100, 100 कटा, उत्तर कितना आया आपको 10 रुपया। यानी प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता था, 10 रुपया। अब अगर हमको निकालना रहता था कि द्वितीय वर्ष का, बताइए जल्दी से, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता था, तो आपको पता था कि जो भी ब्याज पहले वर्ष के अंत में पैदा हुआ वो जाके मूलधन में जुड़ जाता था। यानी मूलधन मेरा 100 रुपया था, यह ब्याज पैदा हुआ, तो अगले वर्ष का मूलधन कितना होगा, तो ये 10 रुपया इसमें जुड़ेगा और ये मूलधन कितना हो जाएगा 110 रुपया। अब उसका आपको क्या देना होगा, फिर से 10%, क्योंकि ये क्या है, समान दर है जिसका मान कभी नहीं बदलता। यानी हर बार आपको 10% ही देना है, लेकिन मूलधन ही बदल जाता था। तो इसका निकालेंगे अगर हम 10%, तो कितना आएगा, गौर से देखिए 11 रुपया। एक बार और लास्ट एक और उदाहरण कि अगर हम कहें आपको तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो तीसरा वर्ष अब क्या होगा, देखिए मूलधन कितना था, अब दूसरे साल के अंत में, दूसरा साल का जब हम ब्याज निकाले तो उस समय मूलधन 110 था, उसके बाद आपका ब्याज कितना निकला 11 रुपया। अब अगले यानी तीसरे साल का मूलधन कितना होगा, तो इस मूलधन में यह ब्याज आके फिर से जुड़ जाएगा, यानी 110 और 11 जुड़ के कितना हो जाएगा 121 रुपया। अब इसका क्या निकलेगा, 10% निकालेंगे। ठीक है, अब इसका 10% हम जब निकालेंगे, गौर से देखिए तो आपको उत्तर कितना आएगा 12 रुपया 10 पैसा। अब आते हैं वापस हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए यह दर क्या था, फिक्स था, समान था, यानी यह क्या था, एक समान दर। समान दर से गौर से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना हमेशा। पहले साल 10 रुपया, फिर 11 रुपया, फिर 12 रुपया 10 पैसा, यानी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वास्तविकता में एक प्रकार का क्या है, समान दर से क्या, वृद्धि, यानी 10% दर जो समान दर है उससे चीजें या चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज वास्तविकता में क्या है, समान दर से वृद्धि का उदाहरण है, नहीं है। और एक मेरा प्रश्न कि क्या हमेशा चीजें बढ़ती ही हैं समान दर से, नहीं, समान दर से चीजें घटती भी हैं।
ठीक है। तो यानी समान दर से जब कोई चीज बढ़े तो उसको क्या कहते हैं जानते हैं? समरूप वृद्धि। और समान दर से जब कोई चीज घटती है तब उसको क्या बोलते हैं? समरूप ह्रास। तो अभी तक के डिस्कशन से हम लोग क्या देखे कि समान दर से या तो चीजें बढ़ सकती है या घट सकती हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग एक चीज जब अभी तक जो जो पढ़े उसको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में या शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से लिख लेते हैं। यानी समान दर से जब चीजें बढ़ती हैं तब उसको कहते हैं क्या? समरूप वृद्धि। समरूप क्या कहते हैं? वृद्धि। और जब समान दर से कोई चीज घटे तब उसको क्या कहते हैं? समरूप ह्रास। क्या कहते हैं? समरूप ह्रास। यही देखिए वृद्धि और ये देखिए ह्रास जो आपको मूल रूप से इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। एक बार ना हो तो बगल में समझने के लिए लिख ले, वृद्धि का मतलब बढ़ना, वृद्धि का मतलब बढ़ना और ह्रास का मतलब घटना होता है। ठीक है, किसी भी चीज का घटना, उसके मान में कमी आना। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिसमें समरूप वृद्धि होता है? तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, अभी हम आपको उदाहरण दिखाए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है समान दर से हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? समरूप वृद्धि का उदाहरण हुआ। उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए समरूप वृद्धि का तो सबसे पहला उदाहरण आप क्या दीजिएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक समान दर से हमेशा बढ़ता है, इसीलिए वो किसका उदाहरण है? समरूप वृद्धि का उदाहरण है। इसके अलावा और बता सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो समान दर से बढ़ सकती हैं? जनसंख्या, याद रखिए ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। जनसंख्या, जनसंख्या भी जो है वो भी एक समान दर से बढ़ सकता है। ठीक है। और देखिए कल का मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मान लेते हैं नया नया टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से उसका उत्पादन भी साल दर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी किसी भी शिल्प का उत्पादन भी जो है वो भी क्या हो सकता है? एक समान दर से बढ़ सकता है। यानी इसके बाद अगला उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप? शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन ये भी क्या है? समरूप वृद्धि का उदाहरण है। यानी एक समान दर से उसमें वृद्धि हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कृषि में भी अगर नया नया टेक्नोलॉजी या यंत्रों का इस्तेमाल करें साल दर साल तो उसकी भी क्या हो सकती है? उसकी भी पैदावार बढ़ सकती है। यानी कृषि उत्पादन भी हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए कृषि उत्पादन ये सब किसके उदाहरण है? समरूप वृद्धि के। यानी एक समान दर से इन सब चीजों में वृद्धि हो सकती है। तो अब इसी तरह से जल्दी से बताइए तो समान रूप से ह्रास किस में हो सकता है? यानी समरूप ह्रास का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? इसका उदाहरण समरूप ह्रास का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? देखिए समझने योग्य बात है। जब आप कोई मान लेते हैं बाइक खरीदते हैं, कुछ समय उस बाइक का उपयोग किए आप, तो जब वो बाइक पुराना हो जाता है तो क्या आपको उस बाइक का ओरिजिनल दाम बेचने के बाद मिलेगा? नहीं। क्या हो गया? अब वो बाइक पुराना हो गया, इसीलिए उसके मूल्य में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। मूल्य में क्या हो जाएगा? कमी का मतलब ही क्या होता है? ह्रास। तो पुराने बाइक का मूल्य क्या हुआ? वो समरूप ह्रास का उदाहरण है। जैसे जैसे बाइक पुराना होता चला जाएगा उस बाइक का दाम कम होता चला जाएगा एक समान दर से। यानी अगर आपसे इसका समरूप ह्रास का उदाहरण पूछे तो आप क्या कहिएगा? पुराने वाहन का मूल्य, पुराने वाहन का मूल्य। उसी तरह से मान लेते हैं आप कोई मशीन खरीदे अपने कोई भी काम को करने के लिए, तो मशीन जब जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसके दाम में क्या आती जाएगी? कमी। यानी वो किसका उदाहरण हुआ? समरूप ह्रास का उदाहरण है। पुराना मशीन का मूल्य। उसी तरह से घर का भी होता है। जब घर आप नया बनाते हैं तो उसका दाम आपको ज्यादा मिलेगा अगर बेचेंगे, लेकिन साल दर साल जब पुराना होते चला जाएगा तो भी उसका मूल्य क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। पुराना मकान का मूल्य, उसमें क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। एक बात पता है, जनसंख्या में भी कमी आ सकती है। कब? मान लेते हैं कोई बीमारी फैल गई, जैसे आपको पता है अभी के समय में कोरोना फैला हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है? जनसंख्या में थोड़ी सी कमी आ रही है कि लोग
अनफॉर्चुनेटली यानी दुखदाई रूप से क्या हो जा रहे हैं, भगवान के पास चले जा रहे हैं। लेकिन आबादी में कमी तो आ रही है नहीं, यानी समरूप ह्रास का एक उदाहरण क्या हो सकता है, रोग से जनसंख्या में कमी, रोग से जनसंख्या में कमी। ठीक है, अब देखिए हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़कर और कौन कौन सी चीजें हैं जो बढ़ सकती हैं प्लस घट सकती हैं किसी समान दर से। अब आपको प्रश्न क्या होगा कि आज का जनसंख्या इतना है, इस दर से बढ़ रहा है, तो बताइए कि 10 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। हो सकता है आपको उत्पादन में पूछ ले कि आज उत्पादन इतना हो रहा है, हर साल 10% की वृद्धि से बढ़ रहा है, तो बताइए 10 साल बाद कितना उत्पादन होगा। उसी तरह से आपको कहा जाएगा कि आज एगो आप बाइक खरीदे, उसका दाम इतना है और उसके दाम में हर साल कमी आते जा रही है, इतना प्रतिशत से एक समान दर से कमी आ रही है, तो बताइए 10 साल बाद उसका एक उदाहरण हम बस दे रहे हैं कि उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, आपको मेन इस एक्सरसाइज में यही पढ़ना है। तो मेरा एक प्रश्न है, तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, जब समरूप वृद्धि हो तो चक्रवृद्धि ब्याज भी उसी का उदाहरण है, नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो हम उदाहरण पढ़ रहे हैं वो समरूप वृद्धि में पढ़ रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे निकालते थे वही सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि भी निकालेंगे, शिल्प में उत्पादन में भी वृद्धि निकालेंगे और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि उसी सूत्र से निकालेंगे। किस सूत्र से, जो सूत्र आप पढ़े हैं, सबसे ज्यादा बार प्रयोग किए हैं, कौन सा सूत्र, मिश्रधन वाला सूत्र कि A बराबर P गुना 1 प्लस R बटा 100 पे घात n। अब आपको इस एक्सरसाइज में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है कि 10 साल बाद ब्याज निकालिए, आपको क्या निकालना होगा, 10 साल बाद जनसंख्या निकालिए। हो सकता था 10 साल पहले का जनसंख्या भी कह दे आपको निकालना है, यानी आपको जनसंख्या में वृद्धि निकालना है, शिल्प उत्पादन में वृद्धि और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि का सूत्र यही है और आप यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें है क्या, गौर से देखिए, P क्या है, वर्तमान जनसंख्या। जैसे अगर जनसंख्या का उदाहरण ले तो ये क्या है, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या अगर दिया गया होगा तो जनसंख्या कहिएगा, अगर मूल्य दिया हो तो मूल्य कहिएगा, नहीं। आर क्या है, आपको फिर से आर क्या है आपका, समान दर, समान दर। एन क्या है आपका, यहां भी एन क्या है आपका, समय ही है। ठीक है, और ए क्या है, एन वर्ष के बाद का जनसंख्या। ए क्या होगा यहाँ पे, कितने वर्ष के बाद का, तो एन वर्ष के बाद का क्या, जनसंख्या, या आप कह लीजिए तो मूल्य, अगर आपको दिया गया होगा तो मूल्य होगा। ठीक है, तो जब भी वृद्धि कहा जाए, चाहे किसी में भी, जनसंख्या में, उत्पादन में, कोई भी प्रकार का वृद्धि कहा जाए, तो आप इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। अब इसी तरह से देखिए, अगर ह्रास कह दे तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है उसमें। अगर आपको कह दे ह्रास यानी कमी आ रही है, यानी जैसे वाहन का मूल्य आज है, कम हो रहा है, तो 10 साल बाद कितना होगा, एक उदाहरण दे रहे, तब उस समय किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ह्रास के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ह्रास के सूत्र में सिर्फ क्या होता है, यहां प्लस की जगह माइनस हो जाता है। यहां पे क्या होगा, 1 माइनस R बटा 100 पे घात n। यहां पे क्या होगा, बस माइनस हो जाएगा, बस यही सूत्र का प्रयोग करेंगे आप लोग। किसमें, हम लोग किसमें करेंगे, ह्रास में इस्तेमाल करेंगे। और इस सूत्र का प्रयोग किसमें करेंगे, जब वृद्धि दिया गया हो। देखिए हम आपको एक बार फिर रिवाइज करके बता रहे हैं कि इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब प्रश्न में दिया हो वृद्धि दर या बढ़ोतरी की बात कही गई हो, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और जब ह्रास या घटने की दर दी गई होगी तब ह्रास का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए जल्दी से अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग आपके एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न कहता क्या है कि पलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या 3% बढ़े तो 2 वर्ष के बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी होगी। आइए जल्दी से पहले प्रश्न को हल करते हैं। वैसे देखिए आपकी सुविधा के लिए हम दोनों सूत्र देखिए यहां लिख दिए हैं। अगर वृद्धि दर दी गई हो, फिर कहते हैं एक बार वृद्धि दर दी गई हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर ह्रास दर दी गई हो तो इस सूत्र का प्रयोग आप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको लिखते हैं। पहला चीज क्या है, प्रदत्त। पहला प्रदत्त मान क्या है, वर्तमान जनसंख्या। गौर से देखिए वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, गौर से देखें।
अभी देखिए हम यहाँ पे कुछ जगह छोड़े हैं, क्यों हम आपको अभी बताते हैं। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,000, ठीक है, 10,000। उसके बाद क्या कहा गया कि यदि उस ग्राम की जनसंख्या वृद्धि दर 3% हो, देखिए साफ साफ लिख दिया गया है वृद्धि दर, जल्दी से लिख लें, क्या वृद्धि दर, वृद्धि दर दी गई है। देखिए वृद्धि दर आपको कहे थे ना, वृद्धि दर आर होता है, वैसे हम फिर से लिख देंगे आपको समझा के, अभी सिर्फ यही लिखिए, वृद्धि दर क्या है? 3% वार्षिक, वर्ष में कहा गया 3% बढ़ेगा। उसके बाद क्या कहा गया कि 2 वर्ष के बाद उस ग्राम की जनसंख्या बताइए, ठीक है, यानी समय। देखिए समय कितना दे दिया गया है? 2 वर्ष, और पूछा क्या है? 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या बताइए। 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी होगी, यही आपको क्या करना है? निकालना है। अब समझे, अब पहली बात तो यह समझे कि इसमें क्या दिया गया था? वृद्धि दर। तो समझे किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो वृद्धि वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब वृद्धि वाला सूत्र में भी यह बताइए कि वर्तमान जनसंख्या जो वह क्या है? वह P का मान है। यानी पहले तो इस सूत्र को लिखें आप कि हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो A बराबर P गुना 1 प्लस R बटा 100 पे घात n। अब बताइए इन सब में कौन A है, कौन P है, कौन R है, कौन n है? आप जानते हैं समय क्या है? n है, यानी ये आपको n का मान दिया गया है। वृद्धि दर यानी ये आपको किसका मान दिया गया है? R का मान दिया गया। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या वो P है या A है? समझने योग्य बात है कि आज का जनसंख्या 10,000 है, और क्या कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, यानी 2 साल के बाद क्या होगा? और जनसंख्या बढ़ा हुआ मान आएगा, नहीं आएगा? और बढ़ा हुआ मान तो यही होता है ना, मिश्रधन हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? मूलधन से। मूलधन तो हमेशा छोटा होता है, यानी यह छोटा वाला मान है। यह कंसेप्ट जो हम अभी बता रहे हैं आपको, यह भी आपको कई जगहों पे काम आएगा कि यह याद रखें कि P का मान कम होता है, A का ज्यादा होता है। किसमें? वृद्धि दर में P का मान हमेशा क्या होता है? कम, और A का मान हमेशा क्या होता है? ज्यादा। यह कंसेप्ट भी आप हमेशा याद रखें, ठीक है, ये आपको कई जगहों पे काम आएगा। यानी इससे क्या पता चला? वर्तमान जनसंख्या किससे प्रदर्शित करेंगे? P से, और 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी बढ़ी हुई मान आएगी, तो वह मान एक्चुअली क्या है? A है, यानी आपको A पूछा गया है। नहीं तो बस करना क्या है? मान डालिए और तुरंत हल कर दीजिए। P का मान कितना है? 10,000, ठीक है। A जोड़ R का मान कितना है? 3/100, उस पे घात कितना? 2। बस इसको हल कर दीजिए। आप जानते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। देखिए आपको पहले भी बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज में कि यह 100 यहाँ आएगा और 100 जोड़ 3, ये कितना हो जाएगा? 103/100 पे घात 2। अब देखिए ये क्या है? 10,000। अब क्योंकि इस पे घात 2 है तो इसको 2 बार जल्दी से गुना कीजिए, ठीक है, 2 बार जल्दी से गुना कर देते हैं, और 2 बार जल्दी से गुना करने के बाद बस उत्तर आपको आ जाएगा। देखिए 2 जीरो यहाँ से खत्म, 2 जीरो यहाँ से खत्म, सिर्फ 103 को 103 से गुना करना है। 103 को 103 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको? 10609, 10,609। देखिए आपको A का मान आ गया कि इतना, यानी ये A क्या आपको आया? 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या। बस आप एक लाइन, यही वैसे आपका सही जवाब है, लेकिन हमेशा आपको सलाह देंगे एक लाइन बाकायदा बढ़िया से यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी होगी? 10,609। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? 10,609 होगी। यही देखिए आपका क्या है? सही जवाब, ठीक है। देखिए बच्चों 2 नंबर सवाल जो है वह हूबहू 1 नंबर सवाल की तरह ही है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप उसको कोशिश करें तो वह आपसे जरूर बनेगा, और यदि ना बने तो देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न है वह थोड़ा अलग प्रकार का है, आइए जल्दी से उसको हम लोग हल करते हैं। 3 नंबर सवाल जो है वो देखिए कहा क्या गया है कि अपने मोहल्ले के एक लेद कारखाने की मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घट रहा है, तो यदि उस मशीन का वर्तमान मूल्य
1,00,000 रुपए हो तो 3 वर्ष के बाद उस मशीन का दाम बताइए। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि उस मशीन का दाम घट रहा है 10% की दर से, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? समरूप ह्रास का प्रयोग करेंगे। उससे पहले जल्दी से हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि प्रदत्त आपको मान क्या क्या है। सबसे पहले क्या प्रदत्त मान है आपको कि वर्तमान मूल्य जो है, कौन सा मूल्य? वर्तमान मूल्य। जल्दी से लिख लीजिए, वर्तमान मूल्य जो है वह कितना है? 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 रुपया है वर्तमान मूल्य। उसके बाद कहा क्या गया है? प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, यानी ह्रास दर आपको दिया गया है, घटने की दर, यानी ह्रास दर दिया गया है आपको। ह्रास दर कितना है? 10% वार्षिक। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है? 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य बताइए। समय दिया गया है, जल्दी से समय आपको कितना दिया गया है? 3 वर्ष के बाद उसका दाम बताइए। एक बात बताइए, आज का दाम 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया है, तो हर साल 10% दाम कम हो रहा है, यानी 3 साल बाद उसका दाम क्या होगा? और कम हो जाएगा। गौर से देखिए यहाँ पे हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? समरूप ह्रास। देखिए फिर आपको एक पहचानने का टेक्निक बताते हैं, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि ह्रास वाला जो सूत्र होता है उसमें P जो होता है वर्तमान मूल्य होता है। वर्तमान मूल्य हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। यह मान जो होता है वह क्या होता है? ज्यादा। और 3 साल बाद जो दाम आएगा वो तो A का वैल्यू आएगा, A हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। यह जो टेक्निक है यह भी आपको काम आएगा, सवालों को हल करने में बहुत मदद मिलेगा कि समरूप वृद्धि में P वाला जो मान है वह कम होता है, A वाला मान ज़्यादा होता है। समरूप ह्रास में P का मान ज़्यादा होता है, A का मान हमेशा कम आता है। अब देखिए पूछा क्या है आपको, तो 3 वर्ष के बाद दाम बताइए, यानी आप लिख ले 3 वर्ष बाद का मूल्य। ठीक है, आपसे पूछा गया है। तब बताइए जल्दी से, पहले तो हम लोग देख लेते हैं हमको कौन से सूत्र का प्रयोग करना है। हम लोग को ह्रास वाला सूत्र का प्रयोग करना है। A बराबर P गुना 1 माइनस R बटा 100। यह तो हम आपको पहले ही कहे, ह्रास कहे तो यह सूत्र, वृद्धि कहे तो यह सूत्र। अब बस पहचानिए कि क्या कौन A कौन P कौन R कौन N का मान है। वर्तमान मूल्य देखिए क्या है? P, ठीक है। दर क्या है? R, ठीक है। समय क्या है? आपको N का मान दिया गया है। ये सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। और 3 वर्ष के बाद का मूल्य पूछा, यानी A का मान आपको पूछा है। बस सभी मानों को इसमें रख दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? 1 माइनस दर कितना है? 10 बटा 100 पे घात कितना होगा आपका? 3। नहीं होगा? अब देखिए यह कितना होगा? 1,00,000 यहाँ लिख दिए। अब देखिए 100 यहाँ आएगा और 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 90। नहीं हो जाएगा? 90 बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे? 90 बटा 100 है, इसको कितनी बार गुना करेंगे? 3 बार। जल्दी से हम इसको क्या कर रहे हैं? 3 बार गुना कर दे रहे हैं। 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100 गुना 90 बटा 100। देखिए गुना कर दिए। अब ये किसका मान है? ये सब A है, आप यहाँ पे लिख लें, ये सब क्या है? A। अब इसको जल्दी से बस हल कर दीजिए। देखिए 2 0 ये खत्म, फिर से 2 0 यहाँ भी खत्म, 1 0 देखिए यहाँ से खत्म, नहीं, और यहाँ से भी 1 0 इसको काट दे रहे हैं। तो ऊपर को बस गुना कर दीजिए, आपको मान आ जाएगा। तो कितना है? 90 गुना 90 गुना 9। ये गुना कीजिएगा तो आपको कितना मान आएगा? A बराबर 9 81 729 और यहाँ से 2 गो 0। देखिए आपको A का मान कितना आया? 72,900। देखिए दाम घट नहीं गया, आपको कहे थे ना यह मान आपको हमेशा कम आएगा क्योंकि चीजों का दाम घट रहा है। तो आज का मूल्य अगर 1,00,000 रुपया है तो 3 साल बाद का दाम देखिए घट गया, कितना हो गया? 72,900। बस यही आपका क्या है? सही जवाब। आप ना हो तो एक लाइन यहाँ पे लिख दें कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, ये लाइन जरूर लास्ट में आप लिख दिया करें कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? 72,900 रुपये होगा। ठीक है, आइए बच्चों जल्दी से हम लोग 4 नंबर सवाल को हल करते हैं। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए कहा क्या गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर चले गए
वाले छात्र की पुनः विद्यालय में भर्ती करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% की वृद्धि हुई। किसी जिले में अगर वर्तमान समय में 3528 नए छात्र प्रवेश लिए तो ये बताइए 2 वर्ष पूर्व उस में प्रवेश लेने वाले छात्र की संख्या कितनी थी। देखिए यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रदत्त लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कहा क्या गया है, वृद्धि दर दी गई है। साफ साफ कह दिया गया है कि एडमिशन में हर साल 5% का बढ़ोतरी हुआ, यानी क्या दिया गया है आपको, वृद्धि दर दी गई है। चलिए तो वृद्धि दर जैसे ही दी गई है, इससे एक चीज तो पता चल गया हमको कौन से सूत्र का प्रयोग करना है। वृद्धि दर कितना है आपका, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, ठीक है। चलिए वृद्धि दर जिसको हम लोग चलिए लिख लेते हैं, अब तो हम लोग को पता है, उसको आर से ही प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वर्तमान छात्र की संख्या, वर्तमान छात्र की संख्या। देखिए यहाँ पे ये A का मान दिया गया है या P का मान दिया गया है, ये हम आपको अभी बताते हैं। देखिए कितना दिया गया, 3528, 3528, और समय क्या कहा गया आपको, दिया गया है 2 वर्ष। समय क्या कहा गया है, समय 2 वर्ष, ठीक है। अब देखिए कहा क्या गया है, तो यह बताइए 2 वर्ष पूर्व छात्र की संख्या कितनी है। 2 वर्ष पूर्व, पहले पूर्व छात्र की संख्या, छात्र की संख्या बताइए, छात्र की संख्या आपको बताना है, ठीक है। कितना, 2 साल पहले। अब समझने योग्य बात है। देखिए कहा क्या गया कि हम लोग बच्चा लोग का एडमिशन बढ़ा रहे हैं। किस गति से बढ़ा रहे हैं, तो हर साल 5% अधिक बच्चा एडमिशन ले रहा है। आज के समय में 3528 बच्चा एडमिशन लिया है, ठीक है। तो बताइए 2 साल पहले कितना, 2 साल पहले कितना बच्चा एडमिशन लिया है। तो बच्चों एक बात बताइए, पहले तो कम ही ना लिया हो गया होगा, क्योंकि आज 3528 बच्चा एडमिशन लिया है, पहले तो कम ले रहा होगा, तब ना उस कम का मान बढ़ते उसमें वृद्धि हुई होगी, कितना, 5%, फिर 5% हुआ, तो आज बच्चा लोग कितना एडमिशन लिया है, 3528। यानी ये क्या है, आपको अधिक मान है, आपको निकालना क्या है, पहले का कौन सा मान, कम मान। तो जब हम यह सूत्र लगाते हैं, आपको हम एक बात बताए थे, A बराबर P गुना 1 + R/100 पे घात n। इसमें हमेशा क्या होता है, P का मान, यह P मान जो होगा वो कम, और A का मान हमेशा क्या होगा, ज्यादा। तो यह मान क्या होता है, P का मान हमेशा कम होता है, A का मान हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी आपको यह मान क्या है, ज्यादा वाला है ना, कि ये वर्तमान है, जो भी उत्तर आएगा इससे क्या आएगा, कम ही ना आएगा। यानी यह मान क्या है, ज्यादा, यानी यह ज्यादा, यानी आपको A दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, P। ये बात याद रखें कि इसमें A कौन सा है और P कौन सा है, और इसी को समझने में आपको ये ज्यादा और कम वाला कंसेप्ट जरूर काम आएगा। अब करना क्या, अगर हमको पता है कि कौन सी चीजें क्या क्या दी गई हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको मान रखिए और उत्तर निकालिए। A का मान आपको कितना दिया गया, 3528 बराबर P 1 + R का मान कितना दिया गया है आपको, 5/100 पे घात कितना, 2 दे दिया गया। अब देखिए ये कितना आएगा आपको हल करने के बाद, ये देखिए 100 और ये जोड़ 5, 105, 105 पे घात 2। अब चाहते हैं गुना का चिन्ह न भी दें, पता होता है गुना ही होता है। अब ये देखिए 105/2 है, ये जब इधर जाएगा तो ये क्या होगा, पलट के गुना हो जाएगा। यानी P बराबर आपको कितना आएगा, 3528 ये आया, ये 105/100 है ना, कितनी बार है, 2 बार है। 105/100 जब भी दूसरी तरफ जाता है बटा के, तो पलट के गुना हो जाता है। यानी ये कितना होगा, 100/105, ये भी कितना हो जाएगा, 100/105। यानी ये सिर्फ क्या किए, इधर जब जाएगा तो पलट जाएगा, ये 100/105 हो जाएगा। कितनी बार, 2 बार। बस आप इसको क्या कीजिए, हल कीजिए, आपको जल्दी से मान आ जाएगा। ये देखिए काटे, ये 20 और ये कितना काटे, 21, ये भी काटे 20, ये काटे 21 आया। अब देखिए, अब इसको इसके साथ जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, एक बार में ये कितना हुआ, 1, 21।
उसके बाद कितना है, 1 के बाद कितना आएगा, काटेंगे तो 1 6 आएगा, उसके बाद और भाग देंगे कितना आएगा, 8 आएगा। यानी इसको जब 21 से काटे तो कितना मान आया, 168। अब इसको जब इसके साथ काटेंगे तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसको भी काट दिए, ये मान आपको कितना आया, 8 आया। यानी कुल मिलाकर P आपको कितना आएगा, 8 गुना 20 गुना 20 आपको मान आया। यानी P का मान कितना आया, 8 दूनी 16 दूनी 32, 3200। यही देखिए सही जवाब आपका है कि 2 साल पहले कितना बच्चा एडमिशन लिया था, 3200 बच्चा लिया था। तब ना देखिए इसमें 5% का बढ़ोतरी हुआ, तब आज के समय में देखिए ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो बस एक लाइन आप यहाँ जरूर लिख दीजिएगा, 2 वर्ष पूर्व छात्र की संख्या, यहाँ देखिए छात्रा लिख दिए, सॉरी छात्र कर दीजिए, छात्र की संख्या कितनी थी, 3200 थी, 3200 थी। ठीक है, यही क्या है आपका सही जवाब। तो बच्चों आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप एक काम करें, आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते रहें। यदि आपसे न बने तो आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी काम घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें।